So, good morning, girls. Let's start with our next semester. सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ऑप्शन ही दिया गया है और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको आपकी जो बुक है और जो कंटेंट्स हैं उनकी मैंने पिक्चर क्लिक करके आपको भेज दी थी। तो अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ध्यान यानी कि अटेंशन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ध्यान क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सिलेक्टिव अटेंशन किसे कहते हैं और सस्टेन्ड अटेंशन किसे कहते हैं। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ध्यान यानी कि अटेंशन किसे कहते हैं। तो ध्यान जो है बहुत ही कॉमन टर्म है और नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में हम इस संज्ञा को, इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ध्यान यानी कि अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हर किसी की लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है, सशक्त करता है। यानी कि बिना ध्यान या बिना अटेंशन दिए, किसी भी चीज़ के ऊपर बिना अटेंशन दिए हम जो भी हमारी लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो निरर्थक हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, हमें वो चीज़ बाद में बिल्कुल भी याद नहीं रहती। यानी कि इसीलिए आप लोगों को भी यही कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो आपको पूरा ध्यान देकर उस चीज़ को सुनना या पढ़ना चाहिए, तभी वो आपके माइंड में रिटेन होगा और बाद में आप उसको रिकॉल कर सकते हो या बाद में आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ध्यान एक बहुत ही क्रियाशील या सक्रिय व्यवहार होता है और ये हमारे वातावरण के साथ हमारा आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी यानी कि एक गिव एंड टेक प्रोसेस होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान फोकस करते हैं तो हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सारी सक्रिय हो जाती हैं, सारी उस चीज़ के ऊपर केंद्रित हो जाती हैं और हमें मतलब कि चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई देना या इधर उधर की चीज़ें दिखाई देना, मौसम में क्या परिवर्तन होता है, ये सारा जो भी वातावरण में आसपास आपके घटित हो रहा है वो आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है या आप उसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो अगर अब हम इसकी कुछ एक डेफिनेशंस की बात करें, यानी कि एक्चुअल जो साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम किस तरीके से अटेंशन को या ध्यान को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो यानी कि किसी भी उद्दीपक या चेतना के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना या अपनी चेतना को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम जेम्स की ये डेफिनेशन है, उनके अनुसार बाकी और चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, वातावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपक होते हैं जो हमें हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम हर एक उद्दीपक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि इतने सारे उद्दीपकों में से किसी भी एक या दो उद्दीपक के ऊपर अपनी चेतना या अपने कॉन्शियसनेस को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मैकडूगल की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। उन्होंने ये कहा है कि अटेंशन या ध्यान किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसी चेष्टा या एक ऐसी इच्छा होती है जो हमारे संज्ञान को, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी भी एक वस्तु के ऊपर अपनी चेतना को केंद्रीयकरण करना ध्यान या अटेंशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई प्रकार की डेफिनेशंस हैं, आपकी बुक्स में भी दी गई हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको डेफिनेशन सरल लगती है, इजी लगती है, आप उसको लर्न कर लीजिए, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, ठीक है।
तो अब हम आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, यानी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं या अटेंशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं कर लेते हैं। अवधान यानी कि अटेंशन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अभी हमने जो डेफिनेशंस में करा है उसी से रिलेटेड हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, चेतना को केंद्रित करना, एज सिंपल एज दैट, है ना। कि वातावरण में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उद्दीपक होते हैं, परंतु हम इन सारी की सारी वस्तुओं को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते या उनका अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनकी तरफ देखते तो हैं, लेकिन हम अपना चेतना जो है सिर्फ उसी एक वस्तु के ऊपर केंद्रित करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है चयन यानी कि सिलेक्टिविटी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है ध्यान के लिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया एक ही समय पर बहुत सारे उद्दीपक हमारे सामने आते हैं, परंतु हर एक उद्दीपक के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही उद्दीपक को चुनकर उसके प्रति क्रिया करते हैं। और चुनना कैसे होता है, चयन कैसे होता है, ये बहुत सी अन्य बातों के ऊपर डिपेंड करता है जो हम लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है उद्देश्यपूर्णता यानी कि पर्पसिवनेस। ध्यान जो है एक प्रकार के उद्देश्य से रिलेटेड होता है। कौन सी ऐसी एक वस्तु के ऊपर हम अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे, वो उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जितना ज़्यादा उद्देश्य महत्वपूर्ण होगा, ध्यान उतना ही तीव्र होता है। फिर परिवर्तनशील होता है, यानी कि एक ही उद्दीपक के ऊपर बहुत ज़्यादा समय तक हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर चलता रहता है। ठीक है, तो अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल होता है कि हम कई बार कोई अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम उसमें चित्र आ रहे हैं तो हमारा ध्यान कभी एक चित्र के ऊपर होता है, कभी दूसरे चित्र पे होता है, या कई बार कोई हमें आवाज़ देता है तो हमारा ध्यान एकदम से उस पुस्तक से हटकर उस आवाज़ की तरफ चला जाता है और दोबारा से हमारा ध्यान उस पुस्तक की तरफ आ जाता है। तो इसको हम शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहते हैं। फिर अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी बहुत ही सीमित परिधि होती है। ठीक है, अटेंशन की बहुत ही सीमित रेंज होती है, यानी कि एक ही समय पर हम बहुत सारी विभिन्न वस्तुओं की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अनुभव केंद्र, इसका क्या मतलब होता है कि जिस भी वस्तु के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, हमारी चेतना जिस भी चीज़ के ऊपर केंद्रित होती है, मतलब कि उसके प्रति, मतलब वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर या हमारे अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा उस वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का ये मेंटल या मानसिक क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर कोई आपके फीलिंग्स आती हैं और फिर आप उसके प्रति कोई भी क्रिया करते हैं। ये आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें जागरूकता भी आ जाती है, यानी किसी भी एक उद्दीपक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस या अलर्टनेस, जागरूकता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कितना ज़्यादा आप उस एक वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर सम ऑफ द कुछ एक विशेषताएं हैं जो कि ध्यान को अफेक्ट करती हैं या हमारे अवधान को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सो नाउ वी कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन यानी कि मुख्य जो प्रकार हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ऐच्छिक, वॉलंटरी अटेंशन होता है। नाम से ही स्पष्ट होता है, एक ऐसा ध्यान या एक ऐसा अटेंशन है जो हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार करता है। यानी कि जो उसके जो उद्दीपक उसको अच्छा लगता है, ठीक है, जो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस पर जानबूझकर ध्यान को केंद्रित
करना, ये ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। दूसरा टाइप आ जाता है आपका आदत जन्य, हैबिचुअल अटेंशन कहते हैं। ये हम अनैच्छिक या नॉन वॉलेंटरी भी कह सकते हैं इसको, और इसका मतलब होता है कि एक आदत सी बन जाती है। और इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप सपोज़ साइकिल चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप साइकिल पे बैठते हैं, आपका हाथ जो है ऑटोमेटिकली उसके हैंडल्स पे चला जाता है, आपके पैर उसके पैडल्स पे चले जाते हैं, और अपने शरीर का संतुलन बनाकर आप ऑटोमेटिकली साइकिलिंग करते जाते हैं। आपको साइकिलिंग करने पर अपना इतना ज़्यादा अटेंशन या ध्यान नहीं देने की ज़रूरत होती, ठीक है। तो ये आदत जन्य होता है। तीसरा प्रकार होता है इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक ध्यान। और अनैच्छिक ध्यान का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी फोर्सफुली या बलपूर्वक कोई भी चीज़, कोई भी उद्दीपक अपना ध्यान हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते समय जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और बिना चाहते हुए पास में रखा रेडियो जो है उसमें गाने बज रहे हैं, तो आपका ध्यान जो है उस रेडियो के बजते हुए गानों के ऊपर चला जाता है। इसको हम अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। फिर आता है आपका आइडिएशनल या विचारात्मक ध्यान, यानी एक ऐसा ध्यान होता है जो कि आपकी विचारों में होता है, प्रतिमा में होता है ना, जो आप माइंड में जो आपके चलता रहता है। और फिफ्थ टाइप आ जाता है आपका एनालिटिकल या सिंथेटिक अटेंशन, यानी कि एक प्रकार का विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक ध्यान इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यानी कि कोई भी पेड़ है, कोई पौधा है, उसकी तरफ देखकर आप कौन से एक पेड़ के ऊपर वो पत्ते या फल लग रहे हैं, उनका संश्लेषण या उनका विश्लेषण करना शुरू कर देते हो कि ये पेड़ कैसा है, लंबा पेड़ है, कलर क्या है, कितने इसके पत्ते हरे हैं या पीले पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एक फल को देखकर पूरे के पूरे पेड़ का विश्लेषण करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो इसको हम विश्लेषणात्मक ध्यान कहते हैं। इसके अलावा आपके दो और प्रकार के ध्यान होते हैं, सिलेक्टिव और सस्टेन्ड, चयनात्मक अवधान और सतत अवधान। तो ये दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्टिव अटेंशन सबसे पहले क्या होता है, या इसके डिटर्मिनेंट्स और थ्योरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव यानी चयनात्मक जो ध्यान होता है, तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे वातावरण में कई प्रकार के उद्दीपक होते हैं जिनसे कि हम प्रभावित होते हैं, परंतु उन सारे उद्दीपकों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं या जिनको ज़्यादा हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, सिलेक्टिव होता है, क्योंकि हम बहुत सारे उद्दीपकों के ऊपर अपना ध्यान एक ही समय पर केंद्रित नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे निर्धारक होते हैं जो हमें इन उद्दीपकों में से कुछ एक उद्दीपक को सिलेक्ट करवाते हैं या चयन करवाते हैं। सबसे पहला निर्धारक आ जाता है उसके संरचनात्मक कारक, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिसको कहते हैं, जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स यानी कि जो आपकी संवेदनाएं हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यानी कि अब अगर आप पक्षियों की बात करें तो जितना उनकी दृष्टि से रिलेटेड होता है, यानी कि दृष्टि उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो पक्षी जो है अपने चयन के लिए दृष्टि के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो कि गंध यानी कि स्मेल जो है उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे डॉग्स होते हैं, वो स्मेल के ज़रिए किसी भी एक उद्दीपक की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। चूहों में चमक, आकार ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा गया है, यानी कि चूहे जो हैं कौन से ऐसी उद्दीपकों के ऊपर प्रभावित होते हैं जो कि ज़्यादा चमकदार होते हैं या ज़्यादा आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम संरचनात्मक पहलू यानी कि फैक्टर्स कहते हैं। कौन सी ऐसी संरचना है उस उद्दीपक की जो हमें अपनी तरफ
आकर्षित करती है। सेकंड निर्धारक आ जाता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि गत अनुभव। कोई भी उद्दीपक की तरफ आप आकर्षित या उसके प्रति प्रभावित होंगे क्योंकि आपका उस उद्दीपक के साथ कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक नई चीज़ होती है वो कम अपना ध्यान आकर्षित करती है इन कंपैरिजन कोई ऐसा उद्दीपक जो कि जिसके साथ आप पहले से ही मतलब कि पहले से ही जिसको आप जानते हैं या जिसके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है। देन ओवर ट्रेनिंग। कई बार ये देखा गया है कि किसी भी कार्य को करने में अगर आपको सब ज़्यादा प्रशिक्षण दिया, ओवर ट्रेनिंग दी जाए, तो आपका उद्दीपक का चयन जो है थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है। आपको ये लगता है कि हाँ, मैं तो अब इस चीज़ को अच्छे से जान गया हूँ या इसको मैं अच्छे से लर्न कर चुका हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो मुझे इसकी तरफ अपना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, परंतु ओवर ट्रेनिंग हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ से हटा देता है। देन अनदर फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चयन करने के लिए, वो होता है उद्दीपक की कुछ भौतिक गुण, यानी कि कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे कि उसका आकार, उसका रंग और उद्दीपक की स्थिति क्या है, आपके पास है, आपसे बहुत दूर है। बड़े आकार की आकृतियाँ ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। रंगीन वस्तुएं होती हैं, चमकदार होती हैं, या कोई मूवमेंट होती है अगर किन उद्दीपकों में, तो ये चीज़ें ज़्यादा हमारे तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर इसका एक हम एग्जाम्पल देखें तो समाचार पत्र में, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में दी गई सूचना हमारा ध्यान कम आकर्षित करेंगी इन कंपैरिजन टू जो हम टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट है, वो चलती फिरती आकृतियाँ हैं। ठीक है, या फिर कहाँ पर है, अब आप न्यूज़पेपर में जो मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग्स दी गई हैं वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेंगी इन कंपैरिजन टू जो बारीक अक्षरों में जो उसके नीचे न्यूज़ दी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके अलावा पूर्ण बलन अनुसूची, यानी कि जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को थोड़े थोड़े समय के बाद, थोड़े विराम के बाद आप उसको रीइंफोर्स करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे, या थोड़े थोड़े समय के बाद वो आपकी नज़रों के सामने वो उद्दीपक बार बार आता रहेगा, तो वो आपका अपना ध्यान या आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये आपके कुछ निर्धारक हैं जो हमारे अटेंशन को या हमारे चयन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि किस उद्दीपक की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। उसके बाद आपके कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि चयनात्मक अवधान के या सिलेक्टिव अटेंशन के सिद्धांत। तो ये आपके 3 बेसिक सिद्धांत हैं यहाँ पर जो आपके बुक्स में आपको दिए हुए हैं। ट्राइज़मैन फ़िल्टर थियोरी है एक है आपकी ब्रॉडबैंड की फ़िल्टर थियोरी, और तीसरी है आपकी फुल प्रोसेसिंग थियोरी। ट्राइज़मैन की फ़िल्टर थियोरी क्या कहती है? ट्राइज़मैन ने 1964 में इसका प्रतिपादन किया था। कई प्रकार के उन्होंने प्रयोग करे थे और जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये थियोरी प्रतिपादित करी थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो सूचनाएं आपको डिफरेंट चैनल से आपकी तरफ आती हैं या आपके तरफ संचारित होती हैं, उनको मतलब जो फ़िल्टर्स जो होते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं रोकते बल्कि थोड़ा सा उसको वीक कर देते हैं, उसको क्षीण बना देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स जो हैं आपके माइंड में लगे होते हैं, और कई हज़ारों की संख्या में हमारे माइंड को डिफरेंट एरिया से सूचनाएं जो हैं प्राप्त होती हैं, परंतु हम कौन सी सूचना को अपने माइंड में बना कर रखते हैं और कौन सी सूचना को अपने माइंड में मतलब कि अपने माइंड में एकत्रित नहीं होने देते, वो फ़िल्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, कि कौन से, यानी फ़िल्टर्स का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि आपके कुछ नोन वर्ड्स होते हैं, ज्ञात यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइज़मैन की फ़िल्टर थियोरी है। फिर आपकी ब्रॉडबेंट की फ़िल्टर थियोरी आ जाती है। ठीक है, ये ब्रॉडबेंट ने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा मन जो होता है एक प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल की तरह बात करता है, यानी हमारे चारों तरफ वातावरण में कई प्रकार की सूचनाएं उपस्थित होती हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, परंतु सभी सूचनाओं को हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण नहीं करती, और अगर करती भी हैं तो हमारे मस्तिष्क के हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो माइंड या ब्रेन होता है, उसमें वही सूचनाएं प्रसारित होती हैं जो हमारे मतलब की होती है। ठीक है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं, एक प्रकार के फ़िल्टर का काम करती हैं। ये सारी सूचनाएं कुछ समय के लिए हमारी मेमोरी में भंडारित हो जाती हैं, परंतु एक दूसरे से वो मिक्स नहीं होंगी, सिर्फ भंडारित होती हैं। असंख्य या अत्यधिक ये सूचनाएं होती हैं, तो और सारी की सारी सूचनाएं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक साथ नहीं पहुंचती हैं। तो यहाँ पर फिर हमारी ज्ञानेंद्रियों में या हमारी स्मृति में ये सारी फ़िल्टर होती हैं, और वही सूचना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचेगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी जो मैंने अभी निर्धारक आपके साथ डिस्कस किए थे, उन निर्धारकों के आधार पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारी ये सूचनाएं पहुंचती हैं, और बाकी की जो सूचनाएं होती हैं वो हमारी मेमोरी से या स्मृति से विस्मृत हो जाती हैं, फॉरगेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडबेंट की थ्योरी थी। और तीसरी थ्योरी आ जाती है पूर्ण प्रक्रम या फुल प्रोसेसिंग थ्योरी। इसको ड्यूश ने 1963 में प्रतिपादन किया था, और इनकी थ्योरी के आधार पर सूचनाओं का चयन तब तक नहीं होता जब तक कि हम अपनी पहचान का प्रक्रम नहीं बना लेते, यानी कि वही सूचनाएं चयनित होती हैं जिनको हम पहचानते हैं। ठीक है, जिनको हम नहीं पहचानते या जो हमारे लिए नवीन होती हैं, अजनबी होती हैं, वो सूचनाएं हम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं। परंतु ये काफ़ी हद तक अपूर्ण सिद्धांत था। इसको पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके तीन सिद्धांत हैं जो कि चयनात्मक अवधान को एक्सप्लेन करते हैं। ट्राइज़मैन की फ़िल्टर थियोरी है, ब्रॉडबेंट की फ़िल्टर थियोरी, और फुल प्रोसेसिंग थियोरी। सो नेक्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस करना था वो है सस्टेन्ड अटेंशन। सतत अवधान कहते हैं इसको। सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब होता है कि कितनी अवधि तक, कितने समय तक आप अपना ध्यान किसी भी एक उद्दीपक के ऊपर केंद्रित करते हैं। सिलेक्ट तो कर लिया आपने, चयन तो कर लिया उद्दीपक को, परंतु कितने समय तक। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन यू फोकस योर अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज आप किसी भी उद्दीपक को चुन तो लेते हो, यानी कि आप एक चैप्टर याद करना शुरू करा, ठीक है, आपने उसको चुन लिया, आप अपना ध्यान उसके ऊपर लगा दिया, परंतु कितने समय तक, अगर वो 5 मिनट ठीक तक ही आपका ध्यान उसके प्रति लगा या उसके ऊपर लगा तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अवधान का कार्य तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब तक कि उसमें सतत या सस्टेनेंस ना हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सस्टेन्ड रहेंगे, सतर्कता से जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान उसकी तरफ फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो वस्तु जो है वो आपकी स्मृति में आ सकती है। ठीक है, तो अनेक कारक होते हैं जो हमारी इस सतर्कता को या इस सस्टेनेंस को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए उद्दीपक, रिसेप्टर्स और स्टिमुलस जिसको कहते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान होता है हमारी सतर्कता पर, और यानी कि जितना
आपका यानी कि आईज़ है, आपकी हियरिंग है, ये सारा कुछ आपकी सतर्कता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर जो भी उद्दीपक होता है उसकी विशेषताएं, ये तो सिलेक्टिव अटेंशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और फिर आगे उसको सस्टेन करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका आकार बड़ा होगा, उसका रंग आकर्षक होगा या उसकी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप उसकी तरफ अपना ध्यान फोकस करेंगे और उतनी ज़्यादा देर तक आपका ध्यान उसकी तरफ रहता जाएगा। ठीक है, गति जितनी ज़्यादा होगी, गतिशील जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब आपको अगर परिणाम का ज्ञान है तो यानी अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि जितना ज़्यादा ध्यान मैं अपनी पुस्तक पर लगाऊंगी, जितना ज़्यादा फोकस होकर मैं अपने चैप्टर्स को याद करूंगी, उतना अच्छा मैं अपना एग्ज़ाम दे पाऊंगी, उतना अच्छे मेरे रिज़ल्ट्स प्राप्त होंगे। यानी इन्फॉर्मेशन का आपको अगर फीडबैक समय समय पर मिल रहा है तो उतना ज़्यादा सतर्क होकर, उतना ज़्यादा सतत होकर आप अपना ध्यान जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये आपके कुछ निर्धारक हैं जो आपकी सततता को या सतर्कता को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम इसके सिद्धांतों के ऊपर आ जाते हैं। कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो सस्टेन्ड अटेंशन को प्रभावित करते हैं। इसमें आपकी एक प्रत्याशा सिद्धांत है और एक आपका उद्दोलन सिद्धांत है। तो प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन बेकर ने किया था 1963 में और इसमें यही उन्होंने यही लिखा था कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सूचनाओं को इकट्ठा करता है और फिर इन जो भी एकत्रित की हुई जो सूचनाएं होती हैं इनको अपने मतलब कि फ्यूचर में उनको यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप फ्यूचर में अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो तो आपका प्रत्याशा का स्तर जो है वो गिर जाता है। और सेकंड जो थ्योरी है वो है उद्दोलन सिद्धांत, जिसको हम हेब कहते हैं। ठीक है, हेब ने 1955 ने अपने स्टडीज़ के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने ये कहा था कि बहुत सी ऐसी संवेदिक सूचनाएं होती हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क पर या हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। उद्दीपक के बारे में मस्तिष्क को ये सूचनाएं जो हैं हमारी सेंस ऑर्गन्स ही अवगत कराती हैं, हमारे मस्तिष्क की रेडीनेस को या तत्परता को बढ़ाती हैं और हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखती हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा मस्तिष्क सक्रिय होगा, उतना जितना ज़्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होंगी, उतना ज़्यादा देर तक हम किसी भी एक उद्दीपक के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, उतनी प्रभावशाली ढंग से हम अपने ध्यान को किसी एक उद्दीपक के ऊपर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये उद्दोलन का जो संबंध है वो हमारी मोटिवेशन या हमारी अभिप्रेरणा से होता है। उद्दोलन की स्थिति में व्यक्ति जो है सतर्क हो जाता है, उसकी तत्परता बढ़ जाती है और उसके कार्य का निष्पादन या उसका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वातावरण की नीरसता को या उसकी अभिप्रेरणा की कमी के कारण व्यक्ति का उद्दोलन का स्तर जो है वो घट जाता है और उससे उसकी सतर्कता में या उसकी सतत अवधान में गिरावट आती है। तो यानी कि हमें जितना हम चाहते हैं कि हमारा अटेंशन जो है सस्टेन रहे, तो हमारा अराउजल लेवल जो होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क की सतर्कता जो है वो बनी रहनी चाहिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस्ड रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यानी कि अवधान से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं या इसकी विशेषताओं की सहायता से इसकी प्रकृति को स्पष्ट करें। ठीक है, अवधान से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं के आधार पर इसकी प्रकृति को स्पष्ट करें। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, ध्यान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन, और उसमें ही आपका
चयनात्मक अवधान भी आ जाएगा। चयनात्मक अवधान के पहले तो आप डिफरेंट टाइप्स, यानी कि जो मैंने आपको ऐच्छिक, स्वाभाविक, अनैच्छिक, तत्कालिक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। और उसके बाद सिलेक्टिव अटेंशन किसे कहते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट्स और थ्योरीज, और सस्टेन्ड अटेंशन किसे कहते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट्स और थ्योरीज। तो ये सारा आपका टाइप्स ऑफ अटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपका इसकी विशेषताएं, और सेकेंड क्वेश्चन है आपका टाइप्स। ठीक है, जिसमें कि आपके सिलेक्टिव अटेंशन भी आ जाएगा और सस्टेन्ड अटेंशन भी आ जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप, या आप कॉल करके भी मेरे से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो बुक की जो फ़ोटोग्राफ है या पिक्चर है वो मैं क्लिक करके PDF फॉर्मेट में आपको भेज देती हूँ, ताकि किसी भी बच्चे के पास अगर इस समय बुक नहीं है तो आप उससे अपना जो, और फिर जो ये ऑडियो है इसको सुनकर आप अपना लेसन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गर्ल्स।